Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in lecture number 17, we will discuss about protein targeting, protein folding, and protein unfolding. My name is Dr. Umair Ashraf, Assistant Professor Botany, University of Education, Lahore, Faisalabad campus. Let's start with the introduction. So, what is protein targeting or protein sorting? Protein targeting or protein sorting is the biological mechanism by which proteins are transported to their appropriate destination in the cell or outside the cell. So actually प्रोटीन टारगेटिंग या प्रोटीन सॉर्टिंग जो है ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू प्रोटीन्स को उनकी जो अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो दैट इज़ प्रोटीन टारगेटिंग कि वो अपनी टारगेट साइट पे जो है वो पहुंचा दी जाती हैं या पहुंच जाती हैं. सो प्रोटीन्स कैन बी टारगेटेड टू द इनर स्पेस ऑफ एन ऑर्गेनेली, डिफरेंट इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू एक्सटीरियर ऑफ द सेल वाया सिक्रेशंस. सो प्रोटीन्स जो है वो इनर स्पेस ऑफ एन ऑर्गेनेली के किसी ऑर्गेनेली के अंदर जा सकती हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं वहाँ पे टारगेट की जा सकती हैं, वहाँ पे जा सकती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जा सकती हैं या इवन सेल के बाहर जो है भी ये ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं. सो द डिलीवरी प्रोसेस इज़ carried out based on information contained in the protein itself. प्रोटीन्स ने कहाँ जाना है, वेयर प्रोटीन्स हैव टू गो, ये इंफॉर्मेशन भी प्रोटीन के अंदर ही मौजूद होती है. सो देयरफॉर करेक्ट सॉर्टिंग और करेक्ट टारगेटिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द सेल, वेयर एज errors in this sorting or targeting can lead to different diseases. So जो करेक्ट टारगेटिंग है कि प्रोटीन्स का अपनी ठीक जगह पे जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है एक सेल के लिए. अगर ये अपनी टारगेट साइड पे नहीं जाती, वहाँ पे जाके या मिसलीड होती हैं तो इससे जो है वो डिफरेंट डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं. So as we discussed in previous slide, proteins has to be correctly localized to perform proper function. उसकी करेक्ट लोकलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके. फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स शुड बी इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि रिसेप्टर का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे है. डीएनए पॉलीमरेज शुड बी इन न्यूक्लियस. कैटालेस जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, इट शुड बी इन पेरोक्सिसोम्स. इंसुलिन शुड बी आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल. सो ये इनकी एक्चुअली जो प्रोटीन्स हैं इनकी लोकलाइजेशन है कि एक्चुअली ये कहाँ पे जाके प्रॉपर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकती हैं. नॉर्मली ऑल प्रोटीन्स बिगिन टू बी सिंथेसाइज्ड ऑन साइटोसोलिक राइबोसोम्स. जो साइटोसोल में राइबोसोम्स हैं, जितनी भी प्रोटीन्स हैं उन राइबोसोम्स पे ही सिंथेसाइज होना शुरू होती हैं. अब जो प्रोटीन में इंफॉर्मेशन है जिससे वो अपनी टारगेट साइट पे जाती हैं उनको हम कहते हैं टारगेटिंग सिग्नल्स. सो टारगेटिंग सिग्नल्स आर द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इनेबल द सेलुलर ट्रांसपोर्ट मशीनरी टू करेक्टली पोजीशन अ प्रोटीन इनसाइड और आउटसाइड द सेल. ये सिग्नल्स जो हैं यही उसको करेक्ट उसकी लोकलाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो इनसाइड द सेल है चाहे वो आउटसाइड द सेल है. So this information is contained in the polypeptide chain और in the folder protein. जो प्रोटीन में ज़ाहरा आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि these are the polypeptide chains, तो ये इन्फॉर्मेशन भी जो है उन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन में ही होती है कि एक्चुअली उसने कहाँ पे जाना है. The continuous stretch of amino acid residues in the chain that enables targeting, वो जो पार्ट है जो कि एक पूरी चेन में पॉलीपेप्टाइड चेन में वो जो स्पेसिफिक पार्ट है जो कि उसको
उसके स्पेसिफिक टारगेट पे लेके जा रहा है, उनको उस हम पार्ट को कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड्स और दी टारगेटिंग पेप्टाइड्स। वो जो पार्ट है अमीनो एसिड्स का उसको हम कहते हैं सिग्नल पेप्टाइड्स और टारगेटिंग पेप्टाइड्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टारगेटिंग पेप्टाइड्स, द प्री सीक्वेंसेस एंड द इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स। ये दो तरह के जो हैं वो टारगेटिंग पेप्टाइड्स हैं। वन इज द प्री सीक्वेंसेस, द अदर वन इज द इंटरनल टारगेटिंग पेप्टाइड्स। So let's have a look on protein translocation, a brief history. Or in 1970, Gunter Blobel conducted experiments on the translocation of proteins across membranes, कि membranes के across जो है वो proteins की transport या translocation जो है actually वो कैसे होती है, ये इसने उस पर experiments conduct किए 1970s में, और he has been awarded by a Nobel Prize in 1999. What he has done at that time, he discovered that many proteins have a signal sequence. उसमें एक signal sequence होता है, that is a short amino acid sequence. वो sequence क्या है, वो amino acid sequence ही है at one end, जो polypeptide chain है उसके एक end पे, that functions like a postal code, जो कि एक पोस्टल कोड की तरह फंक्शन करता है। सिमिलरली जैसे हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, वहाँ पे एक पोस्टल कोड हम लिखते हैं, और उस पोस्टल कोड को फॉलो करते हुए जो पोस्टमैन है वो करेक्ट प्लेस पे आपकी पोस्ट जो है वो पहुंचाता है। ऐसे ही वो जो सीक्वेंस है वो एक्ट करता है लाइक अ पोस्टल कोड फॉर द टारगेट ऑर्गेनेली, के इसने किस ऑर्गेनेली में जाना है, कहाँ पे जाना है। सो द ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन बाय अ राइबोसोम टेक्स प्लेस विद इन द साइटोसोल। ये आपने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ा है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो जो ट्रांसलेशन है मैसेंजर आरएनए की प्रोटीन में जब होती है तो वो एक्चुअली साइटोसोल में होती है विद द हेल्प ऑफ द राइबोसोम्स। इफ द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन बिलोंग इन अ डिफरेंट ऑर्गेनेली, अगर जो प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुई है वो डिफरेंट ऑर्गेनेली से बिलोंग करती है, दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड देयर, फिर वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी इन इधर ऑफ टू वेज, दो तरह से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी। वन इज को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन एंड अदर वन इज पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। ये दो तरह से ट्रांसलोकेशन होती है प्रोटीन की। को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन इज द ट्रांसलोकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, जब प्रोटीन की मैसेंजर आरएनए से जो है वो ट्रांसलेशन, जब मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन हो रही होती है उसी दौरान ही, अभी वो ट्रांसलेशन हो रही होती है उसी दौरान ही अगर प्रोटीन वो पार्ट जो है वो पूरा कॉम्प्लेक्स वो ट्रांसलोकेट हो जाए, उसको हम कहते हैं को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। जबकि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन है, इट इज़ द ट्रांसलोकेशन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज कंप्लीट और कंप्लीटेड। जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो उसकी ट्रांसलोकेशन हो, ट्रांसलोकेशन मीन एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। सो दीज आर टू वेज जिस पे जो है वो प्रोटीन जो है वो ट्रांसलोकेट होती है। वन इज को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन and the other one is post translational translocation. So we can say that sorting, targeting or translocation can occur by two ways. First one is co-translational translocation and the other one is post translational translocation. If the protein is for cytosolic functions, अगर प्रोटीन जो है उसने साइटोसोल में अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, दिस सिंथेसिस विल बी फिनिश्ड ऑन फ्री राइबोसोम्स। जो साइटोसोल में फ्री राइबोसोम्स हैं वहाँ पे उनकी सिंथेसिस होगी इन प्रोटीन्स की जो कि साइटोसोलिक फंक्शन के लिए हैं, और उन जो फ्री राइबोसोम्स हैं वहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस होके जो पेप्टाइड चेन बनेगी प्रोटीन की, दैट चेन्स will also be released into the cytosol। कि जो वो प्रोटीन जो साइटोसोल में फंक्शन परफॉर्म करती हैं उसकी सिंथेसिस भी जो फ्री राइबोसोम्स हैं साइटोसोल में वहाँ से उनके जरिए होगी, एंड जो पेप्टाइड चेन बनेगी वो भी साइटोसोल में जो है वो रिलीज हो जाएगी। बिकॉज
Those proteins are required for different cytosolic functions. सो जो को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन या को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग है, ये एक्चुअली एक सेक्रेटरी पाथवे है, और इनकी जो टारगेटिंग है इट कैन बी एट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट कैन बी एट गोल्जी apparatus. This targeting can be at lysosomes, plasma membrane and secreted proteins. तो जो को ट्रांसलेशनल टारगेटिंग है वो इन जो है ऑर्गेनेलिज पे जो है हो सकती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो सकती है. वेयर एज पोस्ट ट्रांसलेशनल टारगेटिंग जो है इट कैन बी एट न्यूक्लियस, एट माइटोकॉन्ड्रिया और एट प्रोक्सीसोम्स. तो आप डायग्राम में भी दे सकते हैं. देयर आर टू बेसिक targeting pathways. One is post translational and the other one is co-translational. The post translational है, it is like cytoplasm in nucleus और mitochondria, chloroplast और peroxisomes. यहाँ पे जो है वो प्रोटीन्स का जो है वो टारगेट होना है. जबकि जो को ट्रांसलेशन है इट इज़ अ सेक्रेटरी पाथवे यूजली होता है, या इसमें जो है वो जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी apparatus है, लाइसोसोम्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा जो है वो इन्वॉल्व है या इनके टारगेट साइट्स हैं. So co-translational translocation, if the protein is going to be secreted from the cell or it is destined for the membranes, the ribosome with the nascent peptide is targeted to the endoplasmic reticulum. So ER or endoplasmic reticulum becomes rough and the sorting is done during translation, that is co-translationally. सो इट मीन्स अगर एक प्रोटीन ने सेल से बाहर सिक्रेट होना है या उसने किसी मेम्ब्रेन पे जाके जो है अटैच होना है, तो जो राइबोसोम है विद द नेसेंट पेप्टाइड मीन दैट पेप्टाइड दैट इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज, जो अभी सिंथेसाइज जिसकी सिंथेसिस हो रही है, अभी सिंथेसिस कंप्लीट नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं नेसेंट पेप्टाइड. तो वो राइबोसोम अपने उस पेप्टाइड नेसेंट पेप्टाइड के साथ जिसमें पूरा कॉम्प्लेक्स है, इट इज़ टारगेटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देन देयर विल बी सॉर्टिंग इज डन ड्यूरिंग ट्रांसलेशन. फिर वहाँ पे जो है वो ट्रांसलेशन के दौरान जो है उसकी सॉर्टिंग होती है इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो दिस प्रोसेस begins with the amine terminal signal peptide of the protein being recognized by a signal recognition particle while the protein is still being synthesized on the ribosome. So ये प्रोसेस जो है जो अमाइन टर्मिनल जो टर्मिनल है अमीनो एसिड का, वहाँ से शुरू होता है और इट इज़ रिकग्नाइज बाय अ सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल जो है इसको रिकग्नाइज करता है. और ये बात याद है कि प्रोटीन इज स्टिल बीइंग सिंथेसाइज, अभी उसकी सिंथेसिस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई. दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड को ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन. दिस सिंथेसिस पासेस व्हाइल द राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. अब जिस राइबोसोम में वो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वो पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है इज ट्रांसफर टू एन SRP जो सिग्नल रिकग्निशन पार्टिकल है ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन यूकैरियोट्स. जो यूकैरियोट्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे SRP रिसेप्टर है उस पे जो सारे का सारा कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसमें राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है. ये सारे का सारा जो है वो SRP जो रिसेप्टर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यूकैरियोट्स में, वहाँ पे जो है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांसफ़र हो जाता है. ये बात याद है कि भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पूरे का पूरा जो है ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है और ये SRP रिसेप्टर पे जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है. यूकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र होता है. एंड दी नेशन प्रोटीन, दी प्रोटीन जो कि अभी सिंथेसिस होना शुरू हुई है, इज़ देन इंसर्टेड इनटू द ट्रांसलोकोन. जो ट्रांसलोकोन एक चैनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, उससे जो है ये फिर प्रोटीन जो है वो इंसर्ट हो जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में.
सो विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब वो उसमें चली जाती है, द प्रोटीन इज फर्स्ट कवर्ड बाय अ चैपरोन प्रोटीन। जो प्रोटीन जो है वो पहले उसको चैपरोन प्रोटीन उसको कवर करती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन ऑफ अदर प्रोटीन्स इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ताकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दूसरी प्रोटीन्स हैं ये उससे उनको प्रोटेक्ट कर सके। सो गिविंग इट टाइम, ताकि उसको टाइम मिले और वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हुई है वो फोल्ड हो सके। सो वंस फोल्डेड, अगर जब वो फोल्ड हो जाएगी प्रोटीन या पेप्टाइड चेन, द प्रोटीन इज मॉडिफाइड एज नीडेड। फिर जैसे ही जिस तरह से उसको ज़रूरत होगी वैसे ही उसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द गोल्जी बॉडीज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर ये गोल्जी बॉडीज में ट्रांसफर हो जाएगी एंड देन इट गोज टू इट्स टारगेट ऑर्गेनेलिज। फिर जहाँ पे इसने जाना है देन इट ट्रांसपोर्ट्स टूवर्ड दैट, और या वहाँ पे चली जाएगी, या इट इज़ रिटेन्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय वेरियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिटेंशन मैकेनिज्म। या तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिटेन कर जाएगी, वहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगी, या फिर जिस ऑर्गेनेल पे इसने जाना है उस पे जाएगी टू थ्रू गोल्जी बॉडीज। सो हेयर इज इस डायग्राम में आप ये कोड ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस दे सकते हैं। दिस इज प्रोटीन राइबोसोम कॉम्प्लेक्स है जो ट्रांसफर होता है। दिस वन इज द सिग्नल रिकॉग्निशन, जो पार्टिकल है ये रेड कलर में। दिस इज द रिसेप्टर इन पर्पल कलर, जहाँ पे आके जो है वो अटैच होता है। दिस इज द ट्रांसलोकेन थ्रू विच translocon through which this peptide is inserted or coming inside to the endoplasmic reticulum, and then this प्रोटीन इज, फिर ये ट्रांसलोकेशन जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। देन ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होती है इट कैन रिटेन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इट कैन गो to Golgi bodies for further process. So this is actually co-translational translocation. So next is the post-translational translocation. If the protein is destined for nucleus, mitochondria और peroxisome, अगर प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के लिए बनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बनी है, या पेरोक्सिसोम के लिए बनी है, या ये जो ऑर्गेनेल्स हैं ये उस प्रोटीन की डेस्टिनेशन है, दी synthesis is also finished on the cytoplasmic ribosome. So इस उस प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम से ही कंप्लीट होगी, फिनिश होगी, एंड द पेप्टाइड इज रिलीज टू द साइटोसोल, और वहाँ पे साइटोसोल में वो पेप्टाइड रिलीज हो जाते हैं एंड देन दे आर टू बी सॉर्टेड लेटर। बाद में जो है वो उसको लेटर उसकी जो है उसके बाद उसकी टारगेटिंग हो जाती है जहाँ पे उसने जाना है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ दी साइटोसोल, ये सारे का सारा पार्ट साइटोसोल है। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसकी सिंथेसिस हुई है। दिस इज़ दी इम्पोर्ट रिसेप्टर जो कि आउटर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पे हम अगर माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल लें, यहाँ पे ये रिसेप्टर है, ये पेप्टाइड चेन उसके साथ आके जो है अटैच होती है। देन इट कम्स इनसाइड टू दी जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, इन वहाँ पे जो है वो आती है। वहाँ पे जो मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीएज है ये इसका कुछ पार्ट जो है जो कि इसका टारगेटिंग सीक्वेंस था इसको इससे तोड़ देता है, एंड देन प्रोटीन इज़ अगेन फोल्डेड एंड दिस प्रोटीन इज़ एक्टिव प्रोटीन जो कि फिर जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज़ होती है। सो दिस इज़ एक्चुअली पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन, जहाँ पे जो ट्रांसलेशन है एक्चुअली साइटोसोल में ही कंप्लीट हो जाती है, उसमें कोई राइबोसोम और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है वो अटैच नहीं होता, बल्कि जो पेप्टाइड चेन है वो आगे रिसेप्टर पे अटैच होती है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन को ट्रांसलेशन ट्रांसलोकेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। The next come is the protein folding. What is protein folding? It is the physical process by which a protein chain acquires its native three-dimensional structure, जिसमें उसको जो है उसकी थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक्वायर होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे,
कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, पीएच पे, टेम्परेचर पे, पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ को फैक्टर कि उसमें को फैक्टर है कि नहीं है, एंड मोलेकुलर चैपरोन्स। इन चीज़ों पे जो है इसकी एक्चुअली फोल्डिंग जो है वो डिपेंड करती है, या वो फैक्टर जो प्रोटीन की फोल्डिंग को अफेक्ट करते हैं, दीज आर दूज फैक्टर्स। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। अब सिंपली जब प्रोटीन की फोल्डिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में उसकी जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स पढ़ी हैं वो एक्चुअली प्रोटीन की फोल्डिंग ही है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इट इज़ द लीनियर अमीनो एसिड सीक्वेंस है एंड इट डिटरमिन्स इट्स नेटिव कन्फर्मेशन, जो उसकी नेटिव कॉन्फ़िगरेशन है ये उसको डिटरमिन करता है। द अमीनो एसिड्स कंपोजिशन इज़ नॉट एज इम्पोर्टेंट एज द सीक्वेंस। यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड की कंपोजिशन से ज़्यादा अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है कि जिस सीक्वेंस के साथ वो पॉलीपेप्टाइड चेन के में अरेंज्ड हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीक्वेंस एज कम्पेयर टू द कंपोजिशन। सो the secondary structure is actually the first step in the folding process. So if anybody asks what is the first step in the folding process of protein, that is the secondary structure, जो कि उसका first step है folding का. Then comes the tertiary structure, the amphipathic nature. Amphipathic mean जिसमें दोनों hydrophobic in nature और hydrophilic in nature हो, या hydrophobic end हो और hydrophilic end हो, उसको हम कहते हैं amphipathic. सो एम्फीफैटिक नेचर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन हेल्प्स टू फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसकी जो एम्फीफैटिक नेचर है वो हेल्प करती है उसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने में। जो हाइड्रोफिलिक साइड्स हैं आर फेसिंग द एक्वस इन्वायरमेंट, जो वाटर लविंग साइड्स हैं वो एक्वस सोल्यूशन की तरफ या एक्वस इन्वायरमेंट की तरफ उसका फेस करती हैं। सराउंड्स द प्रोटीन, वो इन्वायरमेंट जो जिसमें प्रोटीन है। एंड जो हाइड्रोफोबिक साइड्स हैं दे आर फेसिंग द हाइड्रोफोबिक कोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो जो हाइड्रोफोबिक साइड्स हैं इट फेस टुवर्ड्स जो हाइड्रोफोबिक कोर्स ऑफ प्रोटीन है, जो प्रोटीन के कोर ऑफ प्रोटीन है उसकी तरफ जो है वो उसका फेस है। सो इसलिए जो हाइड्रोफिलिक साइड्स हैं दे आर टुवर्ड्स द एक्वस इन्वायरमेंट एंड द हाइड्रोफोबिक साइड्स टुवर्ड्स द कोर ऑफ द प्रोटीन। The next is quaternary structure. Then when multiple polypeptide chains could interact to each other to form a fully functional quaternary protein. तो जब बहुत सारी polypeptide chain जो हैं वो आपस में interact करती हैं और then they will form a quaternary structure of protein. So that is the process of protein folding, which includes secondary structure, tertiary structure and quaternary structures. सो व्हाट आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, कि किन फोर्सेस की वजह से जो है प्रोटीन फोल्डिंग होती है। तो फोल्डिंग इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन प्रोटीन्स दैट इज मेनली गाइडेड बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, जो हमने पहले पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं लास्ट स्लाइड में, एंड फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं उस वो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो वन ऑफ द फोर्सेस, एंड द वैन डर वाल्स फोर्सेस, ये फोर्सेस जो हैं ये एक्चुअली उसकी फोल्डिंग में हेल्प करती हैं। द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग ऑफन बिगिंस को ट्रांसलेशनली सो दैट द अमाइन टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन बिगिंस टू फोल्ड। जो अमाइन टर्मिनल है प्रोटीन का वो फोल्ड होना शुरू होता है, जबकि जो उसका कार्बोक्सिलिक एंड है या कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पोर्शन है ऑफ द प्रोटीन इज स्टिल बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम, वो अभी सिंथेसाइज हो रहा होता है, जबकि जो उसका अमाइन टर्मिनल है वो फोल्ड होना भी शुरू हो जाता है। However, a protein molecule may fold spontaneously during or after biosynthesis. एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है वो बायोसिंथेसिस के दौरान भी जो है खुद ब खुद फोल्ड हो सकता है, या बायोसिंथेसिस के कंप्लीट होने के बाद जो है वो फोल्ड हो सकता है। सो इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिसमें डिफरेंट जो है वो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। सो प्रोटीन फोल्डिंग in addition to the driving forces, there is hydrophobic effect that also induce the protein folding. Protein folding must be thermodynamically favorable within a cell in order for it to become a spontaneous reaction. So it is actually
the protein folding is a spontaneous reaction, and minimizing the number of hydrophobic side chains exposed to water is an important driving force behind the folding process. So actually the hydrophobic factor, it is also one of the driving forces. अगर हम जो नंबर ऑफ हाइड्रोफोबिक साइड चेन्स हैं जो वाटर को एक्सपोज्ड हैं उनको हम कम करें, उनका जो कम होना जो है is also an important driving force behind the folding process of the proteins. Then chaperones, what are chaperones? They also actually help in the protein folding. Chaperone is a class of proteins that aid in the correct folding of proteins in vivo. जो प्रोटीन्स की जो है वो करेक्ट फोल्डिंग में हेल्प करती हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में. Chaperones exist in all cellular compartments and interact with the polypeptide chain. However, chaperones themselves are not included in the final structure of the protein they are assisting in. So chaperones जो हैं एक्चुअली ये पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ इंटरेक्ट करके उसकी करेक्ट फोल्डिंग में जो है वो हेल्प करते हैं, जबकि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं बनते, ये सिर्फ और सिर्फ जो है उसकी करेक्ट फोल्डिंग में जो है हेल्प करते हैं. So molecular chaperones. In molecular biology, molecular chaperones are proteins that assist the covalent folding or unfolding and the assembly or disassembly of other macromolecular structures. जो दूसरी भी macromolecular structures हैं ये उसकी assembly में जो है help करते हैं, जो molecular chaperones हैं. Chaperones are present when the macromolecules perform their normal biological functions and have correctly completed the process of folding or assembly. So जब जो macromolecules हैं अपने normal function perform कर रहे हैं एक biological system में and उनमें जो है जो folding का process जो है वो correctly या accurately complete हुआ है, it means the chaperones are involved in this function or in this folding process. In eukaryotic organisms, chaperones are also known as heat shock proteins. हम eukaryotic organism में chaperones को heat shock proteins के तौर पे भी जो है वो जाने जाते हैं और they are recognized as heat shock proteins. So there are different experimental techniques जिससे हम प्रोटीन फोल्डिंग को स्टडी कर सकते हैं. It includes X-ray crystallography, it includes fluorescence spectroscopy, and it includes circular dichroism. That is actually the absorption spectroscopy method. So इन टेक्निक से हम प्रोटीन फोल्डिंग को जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि प्रोटीन की जो है वो किस तरह से फोल्डिंग हुई है, हाउ कम्प्लेक्स इट इज़, व्हाट्सएवर द प्रॉपर्टीज़ जो है हम इससे जो है वो इसके स्ट्रक्चरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं इन तकनीक से. The next comes is the unfolding of proteins. Denaturation is a process in which a protein loses its native shape due to the disruption of weak chemical bonds and interaction, thereby becoming biologically inactive. So actually जो unfolding है ये प्रोटीन्स जब डीनेचर होती है, टूट फूट का शिकार होती है, तो उसकी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इट लॉसेस, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि इट इज़ अनफोल्डिंग. व्हेन प्रोटीन इज डीनेचर्ड इट लॉसेस इट्स फंक्शन. ना सिर्फ व्हेन अ प्रोटीन इज डीनेचर्ड वो ना सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को लॉस करती है बल्कि उसका फंक्शन जो है वो भी जो है उसका भी लॉस होता है. सो वो एक डीनेचर्ड प्रोटीन जो है अपना फंक्शन जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती. इट हैज़ लॉस इज स्ट्रक्चर एंड इज आल्सो हैज़ लॉस इज फंक्शन. For example, a denatured enzyme ceases or stops its function. एक enzyme है, it is denatured, now it stops its function. उसकी जो activity है, enzyme activity, it stops. And a denatured antibody do not bind to its antigen. Simply एक antibody denatured antibody है, वो अपने antigen के साथ जो है it will not bind. So a denatured protein will not only structurally disabled or it actually disabled functionally as well. However,
The denatured state of protein does not necessarily mean that complete unfolding और denaturation of protein. एक denatured state of protein का मतलब ये नहीं है कि प्रोटीन जो है वो completely unfold हो गई है, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आ सकता है, अनफोल्डिंग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ completely unfolded. Under some of the condition, these protein exhibit both properties denaturation and renaturation. तो कुछ कंडीशन में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एग्जिबिट कर सकती हैं. कुछ पोर्शन जो इसका डीनेचर्ड है, कुछ जो है वो रीनेचर्ड है, वो दोबारा से जो है वो अपनी कुछ जो है अपनी नेटिव कन्फिगरेशन में मौजूद हैं. तो मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन अनफोल्डिंग, उसमें अनफोल्डिंग ऑफ नेटिव प्रोटीन्स अकर एट बोथ हायर एंड लोअर टेम्परेचर्स. सो जो अनफोल्डिंग है प्रोटीन्स की, वो दोनों तरह से हाई टेम्परेचर से भी इफ़ेक्ट हो सकती है और लो टेम्परेचर पे से भी जो है वो अनफोल्डिंग हो सकती है. सो जो थर्मोडाइनामिकली दो टेम्परेचर जो है इफ़ेक्ट करता है फोल्डिंग को और प्रोटीन. Denaturation occurs at the secondary, tertiary and quaternary structures but not at the primary structure level. जो denaturation है एक्चुअली जो अनफोल्डिंग है वो सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरी लेवल पे होती है, क्योंकि प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली उसकी फोल्डिंग ही नहीं होती, वो तो सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसलिए उसमें अनफोल्डिंग का कंसेप्ट नहीं है. तो इसीलिए जो डीनेचुरेशन है एक्चुअली अकर्स एट सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. When this shape is compromised, the molecule can no longer function in its desired capacity. जब जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी, इट इज़ compromised ड्यू टू अनफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स, जब वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं होगी, सो जो मॉलिक्यूल है will no longer be available to function normally. तो फिर जो है वो नॉर्मली फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा. सो इट मीन्स जो डीनेचुरेशन है इट एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू दी टेम्परेचर डायनामिक्स. उसमें हायर और लो जो टेम्परेचर्स हैं जो एक्चुअली प्रोटीन की अनफोल्डिंग को जो है प्रोटीन की अनफोल्डिंग काज करते हैं. जब प्रोटीन जो है इट विल नॉट बी इन इट्स ओरिजिनल शेप, देन इट विल नॉट परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन. These are the references from where I have extracted the material to present you. Students may also consult these books to better understand about the mechanism and lecture that we have described, we have discussed in this lecture. In the end, I am very thankful to all of you. I hope you you understood this lecture very well. It's all about this topic. Thank you.